हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप लोग। आई विश कि आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। जब बात करते हैं वन शॉट की तो बच्चों को ये होता है कि भाई सर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पहले मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए हमने कुछ टॉपिक्स जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उनको हम पहले करवा रहे हैं। एज पर योर डिमांड हम लोगों को धीरे धीरे उनको रिलीज करते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उनको अब हम कवर करने वाले हैं। तो ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड में आपकी ये सीरीज में वो सभी चीजें आपको लाइन वाइज जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्शन है। इलेक्शंस आप सभी को पता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं। इंडिया उसका एक एग्जांपल है। हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्शन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, वन शॉट पढ़ेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। इलेक्शंस आप लोग करने वाले हैं आज की क्लास में और सबसे सिंपल बता रहा हूं कि आज इलेक्शंस में आपको सिंपल आज के बाद कोई भी डाउट नहीं आने का है। पूरा का पूरा लेक्चर आप सभी लोग जानते हैं वन शॉट होने वाला है। कैसा होने वाला है? वन शॉट होने वाला है। काफी स्लिम ट्रिम चल रहा है साइज, इसका बढ़ भी नहीं सकता है। ठीक है, पूरा लेक्चर जो कैसा होने वाला है, वन शॉट होने वाला है। तो बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपको समझना है इलेक्शंस क्या है। देखिए, इलेक्शन कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इलेक्शंस होने में कई बार एक दिन से ज्यादा भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, टाइम बहुत लगता है। क्योंकि इंडिया में जो इलेक्शन है हर स्टेट के होते हैं, सेंट्रल के तो होते होते हैं, हर स्टेट के भी होते हैं। तो इलेक्शन इज बेसिकली प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है जहां पे क्या होता है, जहां पे आप लोग पर्सन को चुनते हैं। पर्सन्स आर चूजन। आपने अपने जगह पे, मतलब अपने बिहाफ पे आपने किसी को चुन लिया बाय वोटिंग टू रिप्रेजेंट द वोटर्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। आप सभी को अच्छे से पता है कि देश में जो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनको किसी ना किसी ने चुनकर भेजा है और उन्हें चुनकर भेजने वाले लोग हैं। और लोग उनको कैसे इलेक्ट करते हैं? वोटिंग करके। आप कहीं पर गए, आपने वोट डाला और आपने अपने व्याप पर, आपको लगा कि आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, आपने जो अच्छा लगा आपने उसको चुन लिया। जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े वो सरकार बना लेगा, उसकी सरकार बन जाएगी। ये होता है इलेक्शंस में। जनरली जो ये इलेक्शन जो एक कॉन्टेस्ट है, जैसे स्कूल में फाइट होती है मार्क्स लाने की, इलेक्शंस में भी फाइट होती है वोट्स लाने की। जो ज्यादा वोट पाएगा वो विनिंग कैंडिडेट बन जाएगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू कैंडिडेट्स और मोर कैंडिडेट्स फॉर द सेम पोजीशन। हो सकता है कई बार किसी इलाके में 2 लोग लड़ रहे हो, 2 से ज्यादा लड़ रहे हो, उनके बीच में एक लड़ाई चलती है, कॉन्टेस्ट चलता है, कॉम्पिटिशन चलता है कि पोस्ट तो सेम रहती है। देखिए एमपी की पोस्ट, एमपी की पोस्ट के लिए 10 लोग लड़ रहे हैं तो कैंडिडेट बहुत सारे हैं और पोस्ट एक है। तो इलेक्शंस में उसी को जीत मिलेगी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, बाकी हार जाएगा। यानी कि इलेक्शन में आप समझ लीजिए एक प्रोसेस है जहां पे आप गए, वोट डाला, आपने जिस भी लोगों को वोट, मतलब सबने मिलकर जिस भी इंसान को वोट दिया और वो जीत गया तो विनर है, और जो हार गया वो लूजर है। तो एक इलेक्शन में विनर और लूजर दोनों देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इलेक्शन कितने तरीके होते हैं। 5 टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिन लोगों को आप वोट करते हैं वो लोग आके वोट करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि जब मान लीजिए ए ने बी को वोट किया, अब सी आना है, अब ए वोट नहीं कर सकता सी को, बट बी कर सकता है वोट सी को, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है क्योंकि आपने इसको तो दिया है ना, यही आगे चुन रहा है। थर्ड होता है जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होते हैं। कुछ होते हैं मिड टर्म इलेक्शन जो बीच में होते हैं, और कुछ होते हैं कैंडिडेट के बाय बाय करने के बाद, नहीं वो मर जाए, कोई बात हो जाए तो तब होने वाले इलेक्शन क्या कहलाते हैं? बाय इलेक्शंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जहां पर पीपल ऑफ इंडिया यानी कि आप लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट के थ्रू चुनकर भेजते हैं। कहां भेजते हैं? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस आपने सुने होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वहां पे लोगों के द्वारा चुने हुए लोग भेजे जाते हैं, एंड राज्यसभा में राज्य जो है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, उनके अपने बिहार से उधर अपने इलाकों से लोग आते हैं। दोनों ही पार्लियामेंट का पार्ट है, दोनों को ही एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। दूसरी तरफ बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस की। एमएलएस और एमपी को ही आप वोट करते हैं, एमएलएस और एमपी को ही आप वोट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द एमएलए जिन्हें कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को कहते हैं एमएलए कहते हैं। इनका इलेक्शन डायरेक्ट आप लोग करते हैं। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं, इनका इलेक्शन भी आप लोग ही करते हैं। डायरेक्ट वोटिंग ये होती है जहां पे आप डायरेक्ट वोट डालते हैं।
आजकल पार्टी के इलेक्शन जो होते हैं, जो भी इलेक्शन करते हैं वो पार्टी के बेस पे होते हैं, क्योंकि आप जो वोट देते हो आप किसी इंडिविजुअल को वोट दो ना दो, पार्टी को तो आप समझते ही हो, बीजेपी है, कांग्रेस है। सो पार्टी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स elect their leaders from amongst themselves who is made the chief minister or the prime minister as the case may be। अब आपने बहुत सारे लोगों को वोट दिया, वो लोग किसी पार्टी के थे, अब वो पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिल गया, उसी पार्टी के लोग अब डिसाइड करेंगे कि भैया हमारा जो है सीएम कौन होगा और पीएम कौन होगा, एज द केस में भी। का मतलब यह अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शन है तो वहां पे सीएम बनता है, और अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो वहां पे पीएम बनता है। मोदी जी लोकसभा से हैं इसलिए वो पीएम है, योगी जी कहां से यूपी से, स्टेट असेंबली से, इसलिए वो सीएम है। स्टेट असेंबली से जो हेड होता है वो सीएम बनता है, बाकी जगह लोकसभा से जो वो पीएम बनता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इंडिया में दो टाइप के लेजिस्लेचर हैं, यूनियन लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं, देखिए लोकसभा जैसा विधानसभा है, राज्यसभा जैसा विधान परिषद है। राज्यसभा में आपके इलेक्शन वोटिंग का कोई रोल नहीं है, तो विधान परिषद में भी आपका वोटिंग का कोई रोल नहीं है। जैसे कि ये स्टेट देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, दे हैव द सेकंड हाउस कॉल्ड विधान परिषद। ये वो स्टेट है जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यानी जैसे सेंट्रल पे लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होते हैं, वैसे स्टेट में भी दो हाउस होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा में आप वोट दे सकते हो डायरेक्ट, बट विधान परिषद में आप वोट नहीं दे सकते डायरेक्ट। अब इतने कितने स्टेट्स हैं जिनमें विधानसभा विधान परिषद दोनों है? वो ये है। इसके अलावा बाकी सब में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इसे अपर हाउस कहा जाता है स्टेट असेंबली का। आपको सिंपल समझना है, आपको सिंपल समझना है बच्चे, आपको सिंपल समझना है, और ठीक है सिंपल समझिएगा। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है, ठीक है। तो इधर जो विधान परिषद है, जो इधर विधान परिषद है वो भी क्या है बेटा? वो भी अपर हाउस है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। तो यहां पर जो विधानसभा है वो भी लोअर हाउस है। यहां का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है, यहां का इलेक्शन जो वो इनडायरेक्ट होता है। यूनियन लेवल पे उसे अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। बात करते आगे, इन दोनों ही असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब स्टेट असेंबली के, विधान परिषद के और राज्यसभा के, कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। यानी कि जहां पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको आपने चुना अपने बिहाफ पर, ना वो लोग जो है वो इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ द अपर हाउसेस, बोथ एट द सेंट्रल लेवल और द स्टेट लेवल। आपने जो एमएलए भेजे हैं चुनकर वोट देके, अब वो एमएलए जो है विधान परिषद के लोगों को चुनेंगे। सेम वही लोकसभा के लोग जो है वो राज्यसभा के लोगों को चुन रहे होते हैं। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, टोटल नंबर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, क्या है यहां पे कुछ मिस आई थिंक, हाँ, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में जो टोटल मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो कितने होते हैं? देखते जाइएगा कैसे आते हैं। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट। स्टेट में लोकल बॉडीज होती है, लाइक पंचायती राज है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्यूनिसिपैलिटी है, ये लोग चुनते हैं। हाफ मेंबर्स आर इलेक्टेड, मतलब 1/12, सॉरी हाफ नहीं, 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन दैट स्टेट। सबसे सिंपल समझिएगा, 1/3 लोग आ गए लोकल बॉडी से, 1/12 आ गए ग्रेजुएट, 1/12 ले लिए टीचर्स, इलेक्टेड बाय द टीचर्स, जो टीचर होंगे वो इलेक्ट करेंगे। मतलब आप सिंपल समझ रहे, 1/12 आ गए ग्रेजुएट लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, 1/12 आ गए टीचर्स इलेक्ट करके देंगे, राइट। और वो टीचर जो कम से कम जो है, कम से कम वहां पढ़ाते हो जहां का लेवल जो है 10 से ऊपर हो, नॉट लोअर देन द सेकेंडरी स्कूल। 10th का टीचर हो कम से कम, वही वोट कर पाएगा। थोड़ा सेंसिबल होगा ना, समझ रहे फर्क क्या है? 1/3 आ गए लोकल बॉडी से, 1/12 स्टूडेंट भेजेंगे ग्रेजुएट लोगों से, 1/12 टीचरों से आ रहे हैं, 1/12 टीचरों से आ रहे हैं, एंड 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 आएंगे एमएलए से। किससे आएंगे? कौन लोग आएंगे? हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए चुनेंगे उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी एमएलए ना हो। जो लोग एमएलए उनको भेजेंगे जो एमएलए ना हो। अब एमएलए होंगे तो वो वहां से क्यों आएंगे? उसमें ज्यादा पावर रहती है। पूरा फिगर समझ में आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का।
1/3 लोग आ गए लोकल बॉडी से, 1/12 ग्रेजुएट भेज रहे हैं, 1/12 टीचर आ रहे हैं, 1/3 एमएलए करेंगे उन लोगों को जो एमएलए नहीं है, यानी जो खाली है। बात करते हैं रिमाइंडर जो बच्चे हुए हैं उन्हें गवर्नर भेजता है। किन लोगों को? जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अच्छे काम कर चुके हैं लिटरेचर में, साइंस में, कला में, फिल्म में, उनमें जैसे सचिन तेंदुलकर है, जया बच्चन है, रेखा है, ये लोग आपने देखा होगा, राइट, ये आपने देखा होगा। तो जहां पे गवर्नर ऐसे अपॉइंट नॉमिनेट कर रहा है, वैसे प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। तो आपको बहुत सिंपल समझना है कि यहां पे ये हो रहा है। 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए, बच्चे वो 1/6 जो नॉमिनेट हो गए। अब ये पूरा फिगर आपका इन टोटल कर दिया, जो भी 1/3 1/12 1/12 1/3 लगाया, उसे मिलाकर टोटल नंबर निकलता है। इन शॉर्ट 5/6 नंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और किस मेथड में आता है? वही सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ भी है। आगे चलते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं, उसमें से 238 मेंबर जो वो इलेक्ट होके आते हैं। बाय हुम? बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो यहां पे भी इन्हीं लोगों का रोल है। बच गए कितने? 250 से 12। उसे कौन लेके आ रहा है? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगेन सेम वही चीज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सोशल साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड ऑल, फिल्म वगैरह, इसी में से आते हैं। तो राज्यसभा के टोटल मेंबर 250 हैं। अब आप में से कोई पूछेगा सर विधान परिषद के मेंबर कितने? बेटा वो डिपेंड करता है हर स्टेट पे। हम हर स्टेट के विधान परिषद को काउंट करके आप नंबर याद नहीं कर पाओगे। राज्यसभा की याद कर लो, लोकसभा की याद कर लो। 250 में 238 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। बात करें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, दोनों के ही केस में इलेक्शन का जो वोटिंग सिस्टम है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कोई बिजली का कॉलेज नहीं है जहां पे पढ़ाई की जाती हो। इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली प्रोसेस है जहां पर कुछ लोग होते हैं जो उसको वोट करते हैं। कौन लोग होते हैं? राज्यसभा के एमपीज, लोकसभा के एमपीज, सारे स्टेट के एमएलएज, इंक्लूडिंग बच गया क्या? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में केवल हम दिल्ली और पुडुचेरी लेते हैं, बाकी को नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेट से थोड़ी कम है और बाकी यूनियन टेरिटरी से ज्यादा है, तो इतने छोटे नहीं कि इग्नोर किया जा सके, बाकी की पॉपुलेशन बहुत कम है। क्लियर है? यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, एमएलएस, इंक्लूडिंग एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड पुडुचेरी, पौंडीचेरी। ठीक, दोनों सेम है। तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेते हैं। जब बात वाइस प्रेसिडेंट की आएगी तो एमएलए हटा देना, बस समझो क्या है, एमपीज प्लस एमएलएज, ये जाते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसे हटा दो, एमपीज, वाइस प्रेसिडेंट, बस ये रहे लोग, सिंपल शॉर्टकट। बात करते हैं आगे। इलेक्शन जो अगेन वही सिंगल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। आप लोगों को पूरी तरीके से समझाया जा सका है कि एक इंसान के सामने चॉइस होती है, 4-5 लोग जितने भी खड़े हैं उसको वो प्रेफरेंस देता है, किसको वो पहले नंबर पे देखना चाहता है प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे सब प्रेफरेंस देते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है, बाकी का तो फिर प्रोसेस खत्म। लाइक द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। इसका भी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही इन्वॉल्व होता है, नो एमएलएज इन द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट। इस इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं लेता? स्टेट इलेक्शन, यानी कि एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जनरल इलेक्शन की बात करें, जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल में होते हैं। जैसे लोकसभा जो हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, तो वो इलेक्शन क्या कहलाते हैं? जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। इलेक्शन टू सम स्टेट असेंबलीज में बी हेल्ड अलोंग विद द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कुछ स्टेट के इलेक्शन, देखो पूरे भारत में इलेक्शन होते हैं, कुछ स्टेट के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पीरियड में हो जाते हैं। पहले क्या होता था, 1957 तक बराबर इलेक्शन होते थे लोकसभा के और स्टेट के, सभी स्टेट और लोकसभा के एक साथ होते थे। हालांकि ऑन अकाउंट ऑफ अर्ली डिसमिसल एंड मिड टर्म इलेक्शन द टू गॉट ग्रेजुअली सेपरेटेड। अब होता क्या है, कभी केंद्र की सरकार गिर गई, कभी राज्य की सरकार गिर गई, तो वो बैलेंस अब बिगड़ रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया था। तो उन्होंने बोला लोकसभा के इलेक्शन अलग कराओ और बाकियों के इलेक्शन अलग कराओ, बट कुछ स्टेट के इलेक्शन भाई अब होने तो साल भर में, 5 साल में, अब मान लो किसी स्टेट का भी टाइम पीरियड वहीं आ रहा हो तो वो तो करवाने पड़ जाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन क्या है? ये इलेक्शन वो इलेक्शन है व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली यानी एमएलए वाली जो है या लोकसभा जो है अपने 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाए। मान लीजिए कि आज कोई सरकार है केंद्र में, सेंट्रल में, और वो सरकार गिर गई, बीच में गिर गई, 5 साल पूरे नहीं हुए, अब जो इलेक्शन होंगे वो मिड टर्म होंगे। जो नया हाउस होगा अगेन वो नॉर्मली पूरे 5 साल के लिए आएगा।
एंड इस तरीके के इलेक्शन को कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर, जनरल इलेक्शन की जो टेन्योर है वो 5 साल होता है, मिड टर्म का जो इलेक्शन का टेन्योर है वो भी 5 साल ही होता है। बात करें आगे बाय इलेक्शन की, जब भी कोई सीट किसी भी एमएलए की या एमएलए की या सांसद की, लोकसभा के या कैसे भी सीट खाली हो, ड्यू टू द डेथ, मर गए, रिजाइन दे दिया किसी भी मेंबर ने, अपने टर्म पीरियड से पहले 5 साल से पहले कोई बंदा मर गया या उसने अपना पद छोड़ दिया या उसने एमपी एमएलए की पोस्ट छोड़ दी, तो अब उसकी जगह को भरने के लिए इलेक्शन होंगे और वो कहलाए जाएंगे बाय इलेक्शन, क्योंकि वो तो बाय बाय कर चुका है। सो जो पर्सन जो भी आएगा remains the member for the unexpired term of the house। unexpired term of the house मतलब अगर मान लो कोई इंसान 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था और वो आज अपना पद छोड़ देता है चौथे साल पे, 4 साल उसने पूरे कर लिए, तो अगला जो भी मेंबर आएगा वो 1 साल के लिए एमपी रहेगा। अगर वो 2 साल छोड़ के गया तो 2 साल के लिए, 3 साल, जितना बचा हुआ टाइम पीरियड होगा वो उतने टाइम पीरियड लाएगा, उसे कहते हैं बाय इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन आपको जो है सबसे पहले ये इंश्योर करता है, ये गारंटी देता है कि जो भी देश में इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। कैसे होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन भी बनाए गए हैं और वो इलेक्शन के सारे रूल रेगुलेशन आते हैं पार्ट 15 में, आर्टिकल 324 टू 329। एंड ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 15 याद रखना, ऐसे भी याद कर लो लिखने के लिए। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 में मतलब जो आर्टिकल है उसमें क्लॉज है, कुछ पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग होगा या उससे रिलेटेड क्या मैटर होंगे। तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि सबसे टॉप पर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि टॉप पे होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 2 कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, तीनों इलेक्शन कमिश्नर है, बट एक चीफ है, बस फर्क इतना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, तो नहीं टोटल 3 लोग होते हैं। 1950 से लेकर 1989 तक केवल इलेक्शन कमीशन में क्या होता था? सिंगल मेंबर होता था। जैसे जैसे देश में पार्टियां बनती गई, बढ़ते गए, तो 1918 के बाद इलेक्शन कमीशन को जो मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, 3 लोग हो गए टोटल, 1 से 3 हो गए। 2 नए कमीशन अपॉइंट किए गए, है ना, 2 more commissioners were appointed and the chief election commissioner was designated as the chairman of the commission। और जो एक पहले से चीफ इलेक्शन कमीशन था उसको चेयरमैन बना दिया गया इलेक्शन कमीशन का। यानी कि एट प्रेजेंट में आपको टोटल जो इलेक्शन कमीशन में मेंबर मिलेंगे बच्चे, वो मिलेंगे 3। वो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी सलाह पे किया जाता है? प्रेसिडेंट सलाह देता है। एज पर आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते समय राष्ट्रपति को सलाह देंगे। रीजनल इलेक्शन कमीशन मतलब स्टेट के भी अपने इलेक्शन कमीशन होते हैं। क्यों होते हैं? स्टेट में भी तो इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, खाली लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो सिर्फ एमपी के इलेक्शन करवाता है, पीएम के, राष्ट्रपति के इनके इलेक्शन को देखता है। बट वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो सीएम और बाकी के मैटर को देखता है, एमएलए मतलब एमएलए वगैरह को। तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है, उसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। किसके सलाह पे करता है? यहां पर इलेक्शन कमीशन की सलाह ली जाती है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बताता है कौन से स्टेट में किस बंदे को अपॉइंट करना है। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाने के लिए राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति सलाह लेता है प्राइम मिनिस्टर की। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया ना, अब ये आगे सलाह देगा, अब ये आगे जो है वो सलाह देता है। इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, ये प्रेजेंट में आप लोगों के हैं, श्री गणेश कुमार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी ये आपके ऑफिसर हैं। कितने साल के लिए आता है इलेक्शन कमिश्नर? ये पूरे तीनों के तीनों 6 साल के लिए आते हैं। अगर इस दौरान ये 65 के हो जाए तो इनको ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, मतलब 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 साल या 65 साल जो पहले पूरा हो जाए उस पीरियड के लिए आते हैं। सैलरी जो होती है इनकी तीनों जज की, मतलब तीनों कमिश्नर की बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पेंशन भी दी जाती है। बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। एनी डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन, मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर कोई बहस होगी तो जिधर भी 2 लोग होंगे वो पार्टी वो कंसर्न माना जाएगा, इधर भी 2 लोग होंगे तो ये, तो शैल बी डिसाइड इन फेवर ऑफ मेजोरिटी के मैटर में जो है सॉल्व किया जाता है।
पावर्स की बात करें तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका वोटिंग का कार्ड होता है वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा होगा एंड स्टेट असेंबली होगा। देखो अब ये भारत में मान लो ऐसा आपने देखा यूपी है, यूपी बहुत बड़ा है, अब इसमें इलाके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसको ना इलेक्शन के नजरिए से उसकी एक बाउंड्री क्रिएट की जाती है। ये एक इलाका है, ए इलाका, ये बी, ये सी। जैसे दिल्ली में जनकपुरी है, विकासपुरी है, तिलक नगर है, सुभाष नगर है, रजौरी गार्डन है, मोती नगर है, कीर्ति नगर है, मोती बाग है, पंजाबी बाग है, उसके बाद आगे और आ जाइए भाई साहब। तो ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलाके हैं, नाम है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब इलेक्शन होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी करार कर दिया जाता है। ये सब क्रिएट करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? ये वोटर लिस्ट है जिसमें आपका नाम होता है, आपके पापा का नाम, आपका सेक्स वगैरह सब लिखा होता है, आप आदमी औरत है कौन है। ये जो इलेक्टोरल रोल्स होती हैं, जो वोटर लिस्ट होती है, ये समय समय पर अपडेट होती रहती है, क्योंकि भारत में लोग मरते भी हैं, जन्म भी लेते हैं। आज आप आपके कांता ताई वोट देने, कांता ताई मरे हुए 10 साल हो गए, तो वो अपडेट करते हैं, डेथ और बर्थ दोनों पे ही। नेक्स्ट, कमिश्नर आइडेंटिफाई करता है कि कौन एलिजिबल वोटर है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसकी एक लिस्ट बनाता है। देखिए जब भी कोई लड़का या लड़की 18 साल क्रॉस करता है, 18 पे आता है, तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसका नाम उस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। और इस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए क्या किए जाते हैं? वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं, जिससे कि उनकी पहचान हो कि 18 साल से ऊपर और ये वोट दे सकता है। और इससे फ्रॉडलेंट वोटिंग, मतलब घपले वाली वोटिंग रुक जाती है। मान लीजिए आप आ गए, कह रहे मैं 18 को, कैसे मान लें? आपके आइडेंटिटी कार्ड से पता चल जाएगा। ये आई थिंक रिपीटेड है, ये स्लाइड कुछ चेंज होगी क्या अपने हाथ से? आई थिंक कुछ ऐसा ही हो गया है। चलिए, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, ये बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, मायावती सपा है, बसपा है, ये सब का काम रिकॉग्नाइज करने का काम इसी का है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, आपने हर पार्टी का एक सिंबल देखा होगा, उस सिंबल को इलेक्शन कमीशन अप्रूव करता है। इलेक्शन कमीशन कुछ सिंबल रिजर्व रखता है, जैसे कमल है वो बीजेपी के लिए रिजर्व, बाकी नहीं यूज कर सकते। कांग्रेस का हाथ है वो रिजर्व नहीं कर सकते। तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए तो उसे क्या, उसके लिए कुछ सिंबल रखे होते हैं, वो उनमें से कोई चुन ले अपनी चॉइस पे। और इसमें भी एक शर्त है, जो पहले आएगा उसको वो सिंबल मिल जाएगा। मान लो आप आए, आपने देखा अरे यार ये वाला सिंबल मुझे चाहिए था, तो पहले आते, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे सिंबल आपको अलॉट होते हैं। इलेक्शंस की डेट और इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन डेट को फिक्स करता है। क्वेश्चन ये कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन कब होने हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट उसकी डेट क्या होगी ये डिसाइड इलेक्शन कमीशन करता है। आप कह दो मई के महीने इलेक्शन करवाने हो जाएंगे, बट डेट क्या होगी ये बात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कमीशन चाहे तो इलेक्शन को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रोक भी सकता है और उसका रीजन भी बता सकता है। आप अगर कहें नहीं अप्रैल में इलेक्शन हो, नहीं, वो इलेक्शन कमीशन कहेगा पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमको पता होनी चाहिए क्या घपला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज कर सकता है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इलेक्शन करवाने से। क्यों? अगर उसको लगता है कि कोई घपला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इलेक्शन ना करवाए जाए, इलेक्शन को होल्ड करवा दिया जाए। यह पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास दी गई है। बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन यही चाहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन हो। इसके लिए वो कुछ रूल रेगुलेशन बनाता है जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जो हर कैंडिडेट हर पार्टी को मानना जरूरी है, जिसमें लिखा होता है कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च ना हो, शराब ना बांटी जाए, धर्म के मामले पर ना चला जाए, लोगों को किसी भी तरीके से लालच में ना लाया जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर जो पोल देखते हैं, बूथ देख रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट करता है पोलिंग ऑफिसर को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक निगरानी में होती है, किसकी, एक ऑफिसर देख रहा होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंदर एक पोलिंग ऑफिसर भेज दिया और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखने वाला एक ऑफिसर होता है जिसकी रैंक डिप्टी कमिश्नर के जितनी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितना है। और ये जो ऑफिसर होता है इसे इज डेजिग्नेटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर। द ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं इसे। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिक्लेयर ए कैंडिडेट फिट है कि नहीं है, कोई कैंडिडेट सही है नहीं है, यह जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की है कि क्या कैंडिडेट सही है या नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पोलिंग बूथ और काउंटर्स एंड आर आल्सो अपॉइंटेड। आपने कई बार वोट डालने जाते होंगे, आपने देखे होंगे वहां पे कुछ ऑफिसर बैठे रहते हैं, जिसमें आपका पोलिंग ऑफिसर, काउंटिंग ऑफिसर, ये सब होते हैं। ये भी अपॉइंट करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी करना, कमीशन अनाउंस करता है डेट ऑफ इलेक्शन कि कब इलेक्शन होने हैं। कमीशन ही अनाउंस करता है कि आपको कब नॉमिनेशन पेपर भरने आना है, और लास्ट डेट ऑफ किसी को भी नाम वापस लेना है तो वो भी कौन बताएगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन में सीधा कह रहा है ये रहा फॉर्म, भरने की डेट ये रही, और अगर आपको भरने के बाद नाम वापस लेना तो डेट ये रही। उसके बाद छांट की जाती है भाई साहब। ये कौन करता है? इज मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, वही डिप्टी कमिश्नर। वो क्योंकि उसका काम क्या था कि कौन फिट है, कौन एलिजिबल वोट कैंडिडेट है, कौन नहीं है, कौन सही है, कौन गलत है, ये बात का फैसला। पेपर आने का देखता, अच्छा इसके नाम तो केस है,
इस पे तो रेप का केस चल रहा है, इस पे बहुत पैसा है, गुंडा है, ये सब काम रिटर्निंग ऑफिसर करके फिट करके बताएगा। रिटर्निंग ऑफिसर फिट वेरीफाई करता है कि क्या उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है नहीं सही किया है, उसको सिंबल सही मिला है नहीं मिला है, उसकी एज इलेक्शन की कितनी है, उसके एजेंट कितने हैं, कहीं कम उम्र का तो नहीं खड़ा, ये सब कुछ फिट एंड फाइन देखने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। हर स्लाइड डबल क्यों है, गड़बड़ लग रहा है। एडवाइजरी फंक्शन, इलेक्शन कमीशन जो है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, दोनों को एडवाइस करता है। अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, स्टेट असेंबली के इलेक्शन है तो गवर्नर को एडवाइस करेगा इन मैटर ऑफ इलेक्टोरल पोल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, कैंडिडेट फिट है कि नहीं है, इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है, कोई याचिका तो नहीं आई, ये सब काम बताने का इसका है भाई साहब। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली बार एक प्यारे से छोटे टॉपिक के साथ। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक था इलेक्शंस। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को पूरी चीज को सही तरीके से बताऊं, बट उसको करते करते भी हम देख रहे हो हाफ आवर में तो सब कुछ खत्म कर लेते हैं, 25-26 मिनट में लाइक टॉपिक खत्म हो जाता है, क्योंकि है भी सच्चे अभी ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसके अलावा आप लोगों की डिमांड थी कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट भी कराया जाए, वो भी करवा देंगे। डोंट वरी, आप इस लेक्चर को देखिएगा जरूर और बताइएगा कि आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया। सभी लोग देखा करो और सब लोग कमेंट करके बता भी दिया करो कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, कौन से पार्ट में आपको मजा आया। सो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सी यू गाइस।